जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्या कि कोचिंग के जो नोट्स है, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपको अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। तो उसमें आप जाएंगे और आप पॉलिटी के जो आपको क्या है कि जो फाइल्स होंगे उससे आप ढूंढेंगे, वहां से आपको क्या होगा कि इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आज कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से, उन सारे प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसके तहत हम क्या करेंगे कि जो एडवांस फैक्टर होगा उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे सिलेबस के अलावे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है 18 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 25 वर्ष, ऑप्शन सी जो है वो आपको 21 वर्ष और ऑप्शन डी जो है वो आपको 30 वर्ष है। तो देखिए, तो यहाँ से क्या है कि कुछ जो महत्वपूर्ण आयु वर्ष है उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपको जान लेते हैं, क्या करते हैं जान लेते हैं। और ऑप्शन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन के आधार पर। तो देखिए, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है आपको यानी कि 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। याद रखिएगा। तो आप याद रखेंगे कि भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है कि वयस्क मताधिकार, याद रखना है आपको कि भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूनतम आयु वो आपको कितनी है? 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष। लेकिन पहले यह जो था आपको कितना था? 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष था। लेकिन आपको संविधान में 61वें संशोधन करके 1989 में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है उसे घटाकर कर दिया गया आपको 18 वर्ष तक। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि पहले भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी, तो हम बोलेंगे आपको 21 वर्ष, लेकिन इसको 1989 में घटाकर कितना कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वो आपको 18 वर्ष तक। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रश्न है कि वयस्क मताधिकार हम किसको कहते हैं, तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना, कि एक निश्चित उम्र के महिलाओं और पुरुषों के मत देने के अधिकार को हम लोग वयस्क मताधिकार कहते हैं। और यह अलग अलग देशों में अलग अलग आयु हो सकती है। जैसे कि हमारे भारत में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है वह अभी आपको 18 वर्ष है। तो अन्य देश में क्या हो सकता है कि इससे कम भी है, ठीक है ना, या अन्य देश में इससे ज्यादा भी है, ठीक है ना। तो वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु आपको अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। तो इन चीजों को याद रखना है। चलिए, दूसरा ऑप्शन है आपको यानी कि 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि जो बी नंबर ऑप्शन है वो आपको 25 वर्ष है। क्या है? 25 वर्ष है। तो देखिए, तो अपने भारत में लोकसभा का सदस्य, याद रखिएगा, क्या है कि लोकसभा का सदस्य, एकदम बढ़िया से आपको अच्छे से इन सारे चीजों को याद रखना है कि लोकसभा का सदस्य, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है कि विधानसभा का सदस्य। क्या है? विधान सभा का सदस्य। यह दोनों निर्वाचित होने के लिए क्या है कि आपको न्यूनतम आयु जो है वो आपको 25 वर्ष है। यानी कहने का मतलब हुआ कि लोकसभा और आपको विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह आपको कितनी है? 25 वर्ष है। क्या है? 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर आपको सी क्या कर रहा है उसमें देखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी कर रहा है 21 वर्ष। क्या है? 21 वर्ष। तो याद रखिएगा कि ये जो 21 वर्ष है ना वो आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत का सदस्य, क्या है? सदस्य बनने के लिए जो आपको न्यूनतम आयु है वो आपको कितनी है? तो वो आपको 21 वर्ष है। क्या है? 21 वर्ष। और अभी हाल फिलहाल आपको अपने बिहार में क्या हुआ है कि पंचायती राज का जो चुनाव है वो आपको क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि पंचायती राज के गठन से संबंधित प्रावधान जो है संविधान में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत कहाँ है, तो हम कहेंगे आपको अनुच्छेद 40 में। कहाँ है? अनुच्छेद 40 में। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला ऑप्शन है आपको जो है 30 वर्ष। क्या है? 30 वर्ष। तो देखिए, तो 30 वर्ष किस किस चीज के लिए है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो 30 वर्ष जो है उसमें सबसे पहले एक आप याद रखेंगे राज्यसभा का सदस्य। क्या है? राज्यसभा का सदस्य। क्या है? राज्यसभा का सदस्य, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको क्या है कि जो विधान परिषद है, क्या है? विधान परिषद है, तो उसका भी सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको कितना है? तो हम कहेंगे आपको 30 वर्ष। क्या कहेंगे? 30 वर्ष। तो याद रहेगा। देखिए, जरा ध्यान से देखिए कि 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, इसके अलावा आपको विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो वही प्रश्न करा कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वह आपको क्या है? तो 30 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। और विधान परिषद भारत के 6 राज्य में है। याद रखिएगा, बिहार
बिहार जहां पर आपको विधान परिषद के 75 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश जहां विधान परिषद की आपको 100 सीटें, महाराष्ट्र जहां विधान परिषद की 78 सीटें हैं, कर्नाटक जो है वहां पर विधान परिषद की आपको 75 सीटें हैं। इसके अलावे अगर हम बात करते हैं आपको आंध्र प्रदेश की, तो वहां पे विधान परिषद की आपको 50 सीटें हैं और जबकि तेलंगाना में विधान परिषद की 40 सीटें हैं। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। तो कुछ चीज को हम लिखते हैं, कुछ चीज नहीं लिखते, कुछ को बता रहे हैं, तो आप इसे क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके लिखते भी चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए, तो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 25 वर्ष है। तो आप उसे याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर कर रहा है तीसरा प्रश्न कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो आपको 30 वर्ष है। उसके बाद कर रहा है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, ठीक है ना, कि आपको न्यूनतम आयु क्या है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको 35 वर्ष है। क्या है, 35 वर्ष है। तो भाई मेरे यहाँ पर एक चीज को आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। जब भी आपको 35 वर्ष एज वाला में आएगा तो यहाँ से आपको याद रखना है क्या कि राष्ट्रपति क्या है, कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, और साथ साथ आपको उपराष्ट्रपति क्या है, कि आपको उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको 35 वर्ष है। तो याद रहेगा कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए और आपको उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको कितनी है, तो 35 वर्ष है। तो यहाँ से एक चीज आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान के जो राष्ट्रपति है वो आपको कौन है, तो आपको श्री रामनाथ कोविंद। इन चीजों को याद रखना है। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू, जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब कर रहा है अगला आपको छठा प्रश्न, ठीक है ना, कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं। तो वह आपको 29 विषय सौंपे गए। कितने सौंपे गए हैं, 29 सौंपे गए, ठीक है ना। लेकिन आपके ऑप्शन में 97, 66 है, 47 है। तो इन सभी विषयों पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यह जान लीजिए कि आपको हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी अनुसूची है जो आपको बाद में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो उस सब पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो 73वां आपको संशोधन है संविधान में वो आपको कब हुआ था, 1992 में। कितने में हुआ था, 1992 में। और इसका जो संबंध है वो आपको पंचायती राज से, किससे है, पंचायती राज से, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, पंचायती राज से। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारे संविधान में क्या हुआ था जानते हैं, कि आपको 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसी साल आपको क्या हुआ था, 1992 में ही आपको 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था। और इस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि जब संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है ना, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा की गई, तो पंचायती राज को कितने विषय दिए गए, तो उसे आपको 29 विषय दिए गए। जबकि आपको 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय संस्थाओं को भी क्या हुआ था, कि आपको संवैधानिक मान्यता दिया गया था। और वहां पर क्या था कि आपको ये जो नगर की संस्था है इसके लिए आपको क्या हुआ था कि ये जो 18 विषय है उसे क्या किया गया था, कि आपको शामिल किया गया था। तो इन चीजों को याद रखना है। तो यहाँ पर वही प्रश्न करा कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए, तो 29। और वही में पूछता है कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार, ठीक है ना, कि आपको जो 12वीं अनुसूची है, क्या है, 12वीं अनुसूची है, उसमें नगर की संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं, तो 18। तो याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1992, इसका संबंध जो है आपको पंचायती राज से, इस बात को याद रखना है। उसके बाद है आपको 74वां संशोधन, क्या है, 74वां संशोधन, तो यह भी आपको हुआ था 1992 में। कितना में हुआ था, 1992। और इसका भी संबंध है मेरे भाई वो आपको नगर से है। कहां से है, नगर से, मतलब कि नगरीय संस्थाओं से। और इस संशोधन के द्वारा याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो नगर की संस्था है उसको क्या हुआ था कि आपको 18 कार्य जो थे वो आपको दिए गए थे। क्या किए गए थे, 18 कार्य दिए गए थे, याद रखना है, ठीक है ना। और ये आपको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में आपको 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जबकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो पहले संविधान संशोधन है 1951, उसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची
अनुसूची जो कि आपको भूमि सुधार से संबंधित है, जबकि आपको 10वीं अनुसूची दल बदल से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची जो है वो आपको नगरीय संस्थाओं से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए अब कह रहा है कि संबंधित सूची में कितने विषय है। तो देखिए वर्तमान में आप यह समझ लीजिए कि भारत में जो है आपको मतलब कि कैसी शासन व्यवस्था है, तो आपको संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी वर्तमान नहीं करेंगे कि हमारा जो संविधान बना, तो संविधान बनने के समय ही हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने या संविधान जो आपको निर्माण करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या हुआ था कि कनाडा के मॉडल पे आधारित क्या कहते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था को लिए। और इसमें क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया और केंद्र को अधिक क्या किया गया, मजबूत बनाया गया। तो भारत में केंद्र और उसके जो आपको क्या है कि राज्य है, यानी कि उसके जो प्रांत है, उसके बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो आपको सूचियों के माध्यम से किया गया। किसके माध्यम से किया गया है? सूचियों के माध्यम से। और इसके लिए आपको मुख्य रूप से जो है आपको 3 सूचियों का क्या है, वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक सूची और बच जाती है जो है आपको अवशिष्ट सूची, ठीक है ना, कि बाकी विषय जो बचेंगे वो आपको अवशिष्ट सूची के आएंगे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो 3 सूचियों के माध्यम से है। एक है सबसे पहले आपको संघ सूची। क्या है? संघ सूची, याद रखना है। तो संघ सूची में शुरू में, ठीक है ना, कि आपको 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय, जो कि अभी आपको बढ़कर हो गया है 100। क्या हो गया है? 100 हो गया। तो इसको याद रखना है। तो पूछेंगे कि वर्तमान में बताइए कि संघ सूची में कितने विषय थे, आप क्या कहोगे? 100 विषय। मूल में कितने थे? 97। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या है कि ये जो राज्य सूची है, क्या है? राज्य सूची है। तो राज्य सूची में आपको मूल में क्या था कि 66 विषय था। क्या था? 66 विषय था, जो कि आपको अभी हो गया है 61। क्या हो गया है? 61 हो गया। उसके बाद है आपको समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची में जो विषय है, क्या है? विषय है वो आपको कितने हैं, मतलब मूल में थे, तो वो आपको 47। अभी बढ़कर जो ये हो गया है आपको 52 हो गया। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। देखिए क्या है कि ये जो संबंधित सूची है इसमें शुरू में 47 का विषय था भाई। कितना था? 47। लेकिन अभी बढ़कर कितना हो गया? 52। तो क्या हुआ था कि आपको यानी संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि ये जो आप देख रहे हैं राज्य सूची, ठीक है ना, इस राज्य सूची में से 5 को विषय को निकाल कर आपको कहाँ रख दिया गया? संबंधी सूची में। इसलिए संबंधी सूची में 5 को विषय जो है वो क्या हो गया कि आपको बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर अब बाकी के जो विषय हुआ उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अवशिष्ट विषय, यानी कि अवशिष्ट सूची के विषय, जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह आपको किसको है? केंद्र को है। किसको है? केंद्र को है। तो यहाँ से आइए इस चीज को हम लोग जानते हैं कि ये जो संघ सूची है इस पर कानून बनाएगी संसद। क्या बनाएगी? संसद बनाएगी। राज्य सूची पर सामान्यतः कानून जो बनाए जाते हैं वो आपको राज्य के विधानमंडल के द्वारा, लेकिन आपको विशेष परिस्थिति हो, क्या हो? विशेष परिस्थिति हो, जैसे कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो वहां के लिए जो कानून बनाएगा वो आपको संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि जो संबंधित सूची है, तो संबंधित सूची पर आपको कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के बीच होता है। लेकिन जब दोनों के कानून जो अगर टकराव की स्थिति में आती है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि आपको संसद के द्वारा बनाए गए कानून ही जो होते हैं वो आपको मान्य होते हैं। क्या होते हैं? मान्य होते हैं। तो मेरे भाई इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। देखिए कभी कभी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते हैं संसद, जैसे कि आपको जब राष्ट्रपति शासन जो हो लागू उस राज्य में, तब यह आपको राज्यसभा के द्वारा अनुच्छेद 249 के तहत यह आपको 1 साल के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो, या यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो कि ये जो अमुक विषय है, ठीक है ना, वह आपको क्या है कि संघ सूची या राज्य मतलब क्या कहते हैं उसको संबंधित सूची से संबंधित है। तो ऐसे परिस्थिति में 1 साल के लिए कानून जो है वो आपको संसद भी बना सकती है राज्य सूची के किसी विषय पर। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो राज्य सूची के कोई विषय अगर इसको संबंधित सूची या संघ सूची में डालना हो तो यह सब काम आपको संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए संघ सूची में शुरू में क्या विषय था? 97। अभी क्या हुआ है? 100। राज्य सूची में शुरू में क्या विषय था? 66। अभी कितने हैं? तो आपको 61। संबंधित सूची में शुरू में कितने विषय थे? तो हम क्या कहेंगे? 47। अभी कितने हैं? तो आपको 52। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न वही कर रहा है कि संबंधित सूची में कितने विषय है? तो आपको 52। राज्य सूची में भी कितने हैं? तो वो आपको 61 है। संघ सूची में भी वर्तमान में कितने विषय है? तो आपको 100 है। तो इस पर से आपको बढ़िया से क्या करना है कि देख लेना है। अब देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति
तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? ऑप्शन ए अमेरिकी राष्ट्रपति, कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश क्राउन, पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपको ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर जी इसको भारतीय जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना ब्रिटिश क्राउन से करना कहाँ तक सही है और आप किस आधार पर किए? तो देखिए, तो आपको पता होगा कि भारत में जो है वो आपको क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। याद रखिएगा कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो आपको संसदीय शासन प्रणाली। और यह संसदीय शासन प्रणाली जो है हमने कहां से सीखा है? ब्रिटेन से। कहां से सीखा है? ब्रिटेन से। तो देखिए, तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि आपको जो शासन के अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं? शासन के अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको पीएम होते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। जबकि आपको राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं? राज्य के अध्यक्ष, वो आपको कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटेन में भी आपको क्या है कि जो संसदीय प्रणाली है उस संसदीय प्रणाली में वहां तो राष्ट्रपति होते नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको क्या है, राज्य के जो प्रमुख होते हैं वो आपको कौन होते हैं? तो ब्रिटिश क्राउन होती है। कौन होती है? ब्रिटिश क्राउन। जबकि वहां शासन के अध्यक्ष जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमने भी संसदीय प्रणाली को कहां से सीखा है? ब्रिटेन से। कहां से सीखा है? ब्रिटेन से। तो याद रखिएगा कि ये जो संसदीय प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली में आपको जो शासन के अध्यक्ष होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जबकि राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। इसीलिए क्या है कि ब्रिटेन की आपको जो क्राउन है उससे भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो होती है आपको की जाती है, क्योंकि ये कार्यपालिका के आपको संवैधानिक प्रमुख तो होते हैं, लेकिन इनके शक्ति का जो वास्तविक प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वह आपको कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे? अभी बताएं क्या कि वो आपको केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास है, क्योंकि संघ सूची पर तो संसद बनाएगी, केंद्र बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल, संबंधित सूची पर आपको केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। लेकिन जो अवशिष्ट विषय बच गया, जो इसके अलावे विषय बच गए, उस पर कानून जो बनाएंगे वो आपको कौन बनाएंगे? तो वह आपको यानी कि क्या कहते हैं कि केंद्र यानी कि संसद बनाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, कह रहा है नई दिल्ली, कोलकाता, जकार्ता, काठमांडू। तो देखिए, तो आसियान का जो मुख्यालय है ना वो आपको जकार्ता है। क्या है? जकार्ता है। तो देखिए, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना, कि ये जो आसियान है, ठीक है ना, तो इस आसियान का जो मुख्यालय है पूछ रहा है तो वो आपको जकार्ता है। क्या है? जकार्ता है। और जकार्ता जो है वो आपको इंडोनेशिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए, हम बोल दे रहे हैं, आपको अगर नोट करना हो तो कर लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। एक बार और दोहरा देते हैं, आसियान का पूर्ण रूप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसमें जो आपको सदस्य राष्ट्र क्या है? सदस्य राष्ट्र, ठीक है ना, वो याद रखिएगा कि आपको 10 है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जानते हैं कि इनमें से कौन आसियान का सदस्य है और कौन इसमें से आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप लोग को क्लास में पढ़ाए भी होंगे और जो साथी हमारे नए हैं वह गौर से सुनेंगे, ठीक है ना। तो उसका ट्रिक है, इस फिल्म में कथावी बुरनी है। जब हम यहाँ पे लिख देंगे आपको कंफर्म समझ में आ जाएगी। देखिए, क्या है कि इस क्या है? इस फिल्म क्या है? फिल्म में क्या है? इस फिल्म में कथावी क्या है? कथावी ब्रुनेई है। क्या है? कथावी ब्रुनेई है। याद रखिएगा कि इस फिल्म में कौन है? कथावी ब्रुनेई है। तो देखिए, जरा सा गौर कीजिए, यहाँ पर इससे हो जाएगा मेरे भाई इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। याद रखना है कि इससे क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। उसके बाद आपको स से हो जाएगा आपको सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर, ठीक है ना। उसके बाद आपको फ से हो जाएगा फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद ल से हो जाएगा लाओस। क्या है? लाओस। म से हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया। और आपको में से हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। याद रखना है। क से हो जाएगा कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। उसके बाद आपको हो जाएगा थ से थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड, ठीक है ना। उसके बाद 20 से हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा? वियतनाम। हो सकता है छोटा लिख रहे हैं आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें दिखता नहीं, तो आप वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा, आपको सब कुछ स्पष्ट दिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है
कि ये जो आसियान है मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका जो मुख्यालय क्या है, जकार्ता में। क्या है, जकार्ता में, ठीक है ना, याद रखना है। और जकार्ता किस देश की राजधानी है, इंडोनेशिया की। और इस ये जो आसियान है इसका जो गठन हुआ था वो आपको 8 अगस्त 1967 को, सब कुछ को नहीं बता रहे हैं, आपको यहाँ से समझना है, ठीक है ना। और इसके संस्थापक सदस्य आपको कितने थे, 5 थे। क्या थे, 5 थे। तो इसमें बाद में जुड़ने वाले देश में एक ब्रुनेई है जो आपको 1984 में जुड़ा था। कितना में जुड़ा था, 1984 में। उसके बाद आपको वियतनाम है, ये आपको 1995 में जुड़ा था। उसके बाद है आपको कंबोडिया 1999 में जुड़ा था। उसके बाद है आपको लाओस 1997 में जुड़ा था। उसके बाद है म्यांमार, यह भी आपको 1997 में जुड़ा था। तो देखिए आसियान में जुड़ने वाले जो बाद के देश है वो कौन कौन है, तो ब्रुनेई 1984 में जुड़ा था, वियतनाम 1995 में, लाओस म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में। इसका मतलब इसके संस्थापक सदस्य कौन हो गए, ये भी पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक हो जाएगा मलेशिया, क्या हो जाएगा, मलेशिया। और एक आपको थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड घोषणा पत्र के द्वारा ही 8 अगस्त 1967 को आसियान का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो यही आपका प्रश्न कर रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको जकार्ता में। क्या है, जकार्ता में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए अब जो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें आपको ये में ऑप्शन दे रहा है जिनेवा, क्या दे रहा है, जिनेवा। तो ये आपको बिल्कुल सही है कि ये जो जिनेवा है, इस जिनेवा में आपको क्या है कि WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, ठीक है ना। याद रखना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ, तो हम कहेंगे आपको क्या कहते हैं, आपको जिनेवा में। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में का है, स्विट्जरलैंड में। और WHO का गठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर क्या करते हैं कि आपको मनाते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। चलिए दूसरा ऑप्शन है वियना, क्या है, वियना, ठीक है ना। तो ये जो आपको वियना है, ठीक है ना, यह आपको क्या है, तो यह आपको यानी कि ओपेक का यहाँ पर क्या है कि आपको मुख्यालय, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो आपको वियना में। वियना का है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं बोले, ऑस्ट्रिया बोले हैं, इसकी राजधानी क्या है, तो आपको वियना है। क्या है, वियना है। चलिए उसके बाद जो है आपको यह समझ लेना कि ओपेक का गठन किया हुआ था 1960 में, और यह आपको पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपको रोम, क्या कह रहा है, रोम। तो रोम में आपको क्या है, तो आपको FAO का मुख्यालय, मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है, तो रोम में है। रोम जो है आपको इटली की राजधानी है। उसके बाद है वाशिंगटन DC, क्या है, वाशिंगटन DC। तो साथियों देखो कि ये जो आपको वाशिंगटन DC है, ठीक है ना, इसको समझिए। देखिए वाशिंगटन W से, ठीक है ना, और आपको DC, क्या है, DC। तो यहाँ पर आपको क्या जानते हैं, IMF, क्या है कि आपको IMF, और इसके साथ साथ आपको IBRD का, क्या है, IBRD का हेडक्वार्टर है। क्या है, हेडक्वार्टर है, मतलब कि विश्व बैंक और आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो मुख्यालय है वह आपको कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको वाशिंगटन DC में। देखिए W से वाशिंगटन DC, क्या है, DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पर IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आपको IBRD, इस दोनों का मुख्यालय है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो IMF है IBRD, इसका गठन कब हुआ था, तो 1944 में आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसीलिए इसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का क्या होता है कि आपको जुड़वा संस्थाएं जो होती है वो आपको कही जाती है, ठीक है ना, मतलब इसको ट्विंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आइए ये जो FAO है इसका गठन 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम लोग क्या कहते हैं कि विश्व खाद्य दिवस के तौर पर क्या करते हैं, मनाते हैं। इन सारे बातों को आपको अच्छे से नोट करते चलना है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा जगह और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है, ऑप्शन कर रहा है जिनेवा, वियना, रोम, वाशिंगटन DC। तो देखिए तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है ना। तो विश्व श्रम संगठन को हम लोग कहते हैं ILO, क्या कहते हैं, ILO, मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका गठन हुआ था 1919 में। क्या हुआ था, 1919 में। याद रखिएगा कि ILO का गठन कब हुआ था, 1919 में। और एक बात याद रखिएगा कि ILO को 1969 में आपको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज, ठीक है ना, कि दुनिया के जो आपको
मतलब सबसे बड़ी पुरस्कार है, उसी में कि शांति का क्षेत्र का पुरस्कार जो है आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कब दिया गया था, तो वह आपको 1969 में, जबकि आईएलओ का गठन कब हुआ था 1919 में, इसको याद रखिएगा। आईएमएफ और आईवीआईडी का गठन कब हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा, ठीक है ना। एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 1945 में, ठीक है ना। उसके बाद है ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसका जो गठन हुआ था वह आपको कब हुआ था, तो यह आपको 1960 में, इसको याद रखना है। डब्ल्यूएचओ का 1948 में 7 तारीख डेट था, ठीक है ना। तो आप लोग इसका क्या कीजिए कि अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो क्या करना है कि आपको मतलब देख लेना है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे आगे की ओर, ठीक है ना। तो अगर आपको नोट भी करना है तो नोट कर लीजिए, आपके पास जो है 20-25 सेकंड का समय होगा, तो आप लोग इसे जल्दी देख लीजिए। शुरू किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। हमें लगा कि हम लोग जो है आपको ऑफलाइन क्लास में इसलिए आदत है पूछने का, ठीक है ना। चलिए देखिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, अभी बताएं, ठीक है ना। जिनेवा, वियना, रोम, वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं कितने, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि लोक लेखा जो समिति है क्या है, लोक लेखा समिति, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या होते हैं कि आपको 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति क्या है, लोक लेखा समिति, इसमें जो सदस्य की संख्या होती है वो आपको कितनी होती है, तो आपको 22, क्या होती है 22, जिसमें से आपको 15 सदस्य जो होंगे वो आपको लोकसभा से, कहां से, लोकसभा से, याद रखिएगा कि 15 सदस्य कहां से, लोकसभा से, और 7 सदस्य जो होते हैं इसमें वो आपको राज्यसभा से होते हैं, कहां से होते हैं, राज्यसभा से। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से प्रश्न वही कह रहा है आपका कि लोक लेखा समिति में आपको कितने सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ऑप्शन दे रहा है कि आपको 7, 15, 7, और उसके बाद ऑप्शन दे रहा है 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। तो देखिए, तब 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, तो इसको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में आपको कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो आपको प्राक्कलन समिति है, यहाँ पर हम दे देते हैं, याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में, ठीक है ना, कि आपको जो सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, वो आपको 30 होते हैं, क्या होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और ये जो 30 सदस्य होते हैं ना, वो आपको केवल लोकसभा से होते हैं, कहां से होते हैं, 30 सदस्य केवल आपको लोकसभा से, कहां से, लोकसभा से। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, देखना है, ठीक है। आगे देखिए, करा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय का प्रकार है। ऑप्शन करा कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें से सभी, क्या है, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो पारित किया गया था वह आपको 1955 में, कितना में किया गया था, 1955 में, और इसमें संशोधन हुआ था आपको 2019 में, क्या हुआ था, 2019 में, ठीक है, जिस पर आपको काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था, ठीक है। तो आपको इसी चीज को देख लेना है कि अगर पूछेगा कि ये जो नागरिकता है, ठीक है ना, तो ये जो नागरिकता अधिनियम जो पारित हुआ था आपको आजादी के बाद, वो आपको कब पारित हुआ था, तो 1955 में, कितना में, 1955 में। यही प्रश्न कर रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है आपको मतलब कि कब पारित हुआ था, तो हम क्या कहेंगे 1900 मतलब कि 55 में, कितना में, 55 में। और इसमें हाल के वर्ष में क्या हुआ है कि आपको संशोधन हुआ है, क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, वह है आपको 2019 में, क्या है, 2019 में। तो इन चीजों को देख लेना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारतीय नागरिकता संबंधित जो है प्रावधान वह आपको कहाँ है। तो यह आपको याद रखिएगा कि भाग 2 में, क्या है, भाग 2 में, और आपको अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल आपको 5 से 11 में, कितना से, 5 से 11 में भारतीय नागरिकता के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि बताइए नागरिकता का उल्लेख जो है वो आपको किस भाग में, तो हम क्या कहेंगे, भाग 2 में, अनुच्छेद कहेंगे। तो 5 से क्या कहिएगा, तो आपको 11 में, क्या कहेंगे, 11 में, ठीक है ना। नागरिकता एक्ट जो बना था भारत में वो आपको यानी कि कब बना था, 1955 में, यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या हुआ था, बना था। 2019 में इसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, अब कह रहा है
अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या करा है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। तो वह आपको देखिए 3 दे रहा है ऑप्शन में 1 दे रहा है, ऑप्शन में 4 दे रहा है, ऑप्शन में आपको 5 या अधिक। तो देखिए तो कम से कम संवैधानिक विषयों पर निर्णय देने के लिए आपको जो न्यायालय है उस न्यायालय में कम से कम 5 न्यायाधीशों की जो है वो आपको बेंच बैठनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बैठनी चाहिए। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है वो आपको कितनी है। देखिए तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग SC से लिखेंगे, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सदस्यों की संख्या है, सॉरी क्या कहते हैं, न्यायाधीशों की संख्या जो है अभी वो आपको कितनी है, तो आपको 34 है। क्या है? 34 है। लेकिन मूल में क्या है? मूल में जब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था उस समय की बात अगर किया जाए तो उस समय आपको मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जो कि अभी बढ़कर कितना हो गया है? 34। और इससे पहले जो था आपको 31 था। 2008 में संशोधन करके आपको 31 किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि न्यायाधीशों की संख्या कब कब बढ़ाई गई थी। तो आपको याद रखना है कि शुरू में तो 8 था, ठीक है ना। उसके बाद आपको 1956 में, कितना में? 1956 में इसको क्या कर दिया गया था कि आपको मुख्य न्यायाधीश सहित संख्या जो है वो आपको 11 कर दी गई थी। फिर आपको 1960 है। क्या है? 1960। तो 1960 में फिर इसको क्या कर दिया गया था, तो आपको 14 कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 14 कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सहित की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1976 में क्या है? 1976 में इसकी संख्या जो थी वो आपको बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, तो आपको 18 मुख्य न्यायाधीश सहित। उसके बाद है आपको 86 में, क्या है? 86 में संशोधन हुआ था तो उसमें आपको कितना कर दिया गया था, तो 26 कर दिया गया था, ठीक है ना। यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश सहित। उसके बाद जो है आपको 2008 में जो संशोधन हुआ था तो उसमें आपको क्या कर दिया गया था, 31 कर दिया गया था मुख्य न्यायाधीश सहित। और वर्तमान में जो है आपको मुख्य न्यायाधीश सहित जो आपको सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो आपको 34 है। क्या है? 34 है। तो यहाँ से पूछेगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1950 में, उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो आपको कहना है 8। क्या कहना है? 8। और उसके बाद आपको वर्तमान में कितना है, तो कहना है आपको 34। क्या है? 34। पहली बार मुख्य न्यायाधीश की मतलब क्या कहते हैं, न्यायाधीशों की जो संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में कब बढ़ाई गई थी, तो 1956 में। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझोगे, आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। करा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। तो आपको बताया था कि राज्य होने के लिए 4 शर्त है। क्या है? 4 शर्त। याद रखिएगा कि आपको राज्य होने के आपको 4 शर्त है। क्या है? 4 शर्त है। सबसे पहला कि आपके पास भूभाग क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, एकदम माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा जो होगा आपके पास जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वहां पर शासन चलाने के लिए एक आपको सरकार चाहिए। क्या चाहिए? सरकार चाहिए। और उसके बाद जो है अगला वो आपको संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। तो अगर ये 4 चीजें है अगर जिसके पास है, ठीक है ना, या जिस आपको क्या कहते हैं कि मतलब क्षेत्र के पास है, ठीक है ना, तो वह आपको राज्य होने का क्या है कि आपको दर्जा रखता है। क्या करता है? दर्जा रखता है। तो आपका इस प्रश्न आएगा सर बिहार राज्य है या प्रांत है। तो देखिए बिहार प्रांत है लेकिन इसको भारत में राज्य कहा गया। क्या है? राज्य कहा गया। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए अगला करा है भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए करा निश्चित निवास से, विवाह से, सरकारी सेवा से, इनमें से सभी से। तो भारत में आप इन सभी तरीका से क्या कर सकते हैं, नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है, भारत के प्रधानमंत्री आपको क्या होते हैं कि नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वह आपको नियुक्त होते हैं। याद रखिएगा कि इंडियन अगर पीएम की बात किया जाए तो ये आपको क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। और इनकी नियुक्ति, ठीक है ना, याद रखिएगा कि आर्टिकल 75 के तहत, याद रखिएगा कि पीएम की नियुक्ति जो है आर्टिकल 75 के तहत क्या होते हैं कि आपको प्रेसिडेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत। और कौन करते हैं? तो आपको प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा में आपको बहुमत दल के क्या होते हैं कि आपको नेता होते थे। इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले 26 नंबर प्रश्न के लिए कर लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते थे, आपको नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है। तो ये आपको अमेरिका से, कहां से? अमेरिका से। तो देखिए तो एक चीज लड़का कभी कभी फंस जाता है, आपको फंसना नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है। विधि निर्माण की प्रक्रिया याद रखिएगा। तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, याद इसको बेहतर तरीके से रखना है। निर्माण की प्रक्रिया यह आपको कहां से लिया गया है,
तो आपको यानी ब्रिटेन से, यानी कि भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। उसके बाद है आपको विधि के समक्ष क्या है? समक्ष संरक्षण क्या है? संरक्षण, ठीक है ना। तो विधि के समक्ष जो मतलब संरक्षण है क्या है? संरक्षण है, ठीक है ना। वो आपको कहां से प्रेरित है? तो ये आपको अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। याद रखना है कि विधि के आपको समक्ष संरक्षण जो कि आपको अमेरिका से प्रेरित है, ठीक है ना। विधि के समक्ष जो आपको समानता है क्या है? समानता है, ठीक है ना। वो आपको ब्रिटेन से प्रभावित है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी आपको ब्रिटेन से प्रभावित है। अब है कि विधि द्वारा स्थापित क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। याद रखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? स्थापित प्रक्रिया। तो साथियों विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ना वो आपको जापान से प्रेरित है भारतीय संविधान में। याद रखिएगा कहां से? जापान से। तो याद आएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से प्रेरित है? तो हम क्या कहेंगे? तो आपको जापान से। कहां से? जापान से। विधि के समक्ष संरक्षण कहां से प्रेरित है? अमेरिका से। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से प्रेरित है? तो आपको ब्रिटेन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका वही कर रहा है, देखिए कि कानून के समक्ष संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है? तो ये आपको अमेरिका अभी बता दिए। विधि निर्माण की प्रक्रिया तो वो आपको ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन। अब देखिए कर रहा है आपको मतलब कि लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो जे.एस. मिल, बेंथम, कार्ल, ठीक है ना, प्लेटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल। क्या हो जाएगा? जे.एस. मिल। तो ये पुस्तक संबंधित है, आप इसे देख लीजिएगा। दास कैपिटल जो है आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। आगे देखिए करा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 76। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। तो देखिए तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद है उसको आपको समझ लेना है। ऑप्शन में जो दिया गया है अनुच्छेद 61, तो यह है आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या है? महाभियोग। देखिए उसके बाद है आपको एक अनुच्छेद 75। क्या है? अनुच्छेद 75। तो देखिए तो अनुच्छेद 75 के तहत क्या होता है कि आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी किसके द्वारा? तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी होगा अनुच्छेद 75 के तहत। किसके द्वारा? तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद है अनुच्छेद 76। क्या है? अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 के तहत आपको भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब कि महान्यायवादी क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। और ये आपको राष्ट्रपति और भारत सरकार के क्या होते हैं? कानूनी सलाहकार होते हैं। तो इन बातों को अच्छे से समझना है। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 356। क्या है? अनुच्छेद 356। तो इसके तहत आपको राष्ट्रपति शासन क्या है? राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत क्या होते हैं कि आपको लगाए जाते हैं। उसके बाद है अगला देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि अगला क्या कर रहा है कि आपको अनुच्छेद जो है आपको 352, तो इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 जो है वो आपको राष्ट्रीय आपात क्या है? राष्ट्रीय आपात। इन चीजों को भी देख लेना है। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 360। क्या है? अनुच्छेद 360। इसके तहत जो है वो आपको वित्तीय आपात है। क्या है? वित्तीय आपात लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपात। अनुच्छेद 324 जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका संबंध जो है वो आपको निर्वाचन आयोग से। किससे है? निर्वाचन आयोग से। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए तो आपके एग्जाम में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ दे बोलकर भी बताइए कि निर्वाचन आयोग 324, ठीक है ना, वित्तीय आपात 360, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, महान्यायवादी की नियुक्ति 76, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75, महाभियोग राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या किए जानते हैं कि 30 प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस किए। क्या किया है? एनालिसिस किया। कल जब हम लोग मिलेंगे तो इसमें 30 से आगे की जो सीरीज है उसको लेकर हम लोग चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप लोगों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।